गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, अब हम अपना सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं कि पिछला क्लास में आपको हम एडिशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया तक पढ़ा चुके हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। दूसरा जो टॉपिक है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन या इसको हम कह सकते हैं वियोजन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो इसके बारे में हम जाने डीकंपोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया है। तो इसका डेफिनेशन लिखने से पहले हम इसमें कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लिया जाए CaCO3 है ना, जब इसको गर्म करते हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 निकलता है। उसी तरह अगर हम लोग मान लिया जाए H2O लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये H2 प्लस क्या होता है O2, ये टूट जाता है। उसी तरह अगर हम लोग AgCl लेते हैं, ये है ना सनलाइट सूर्य की प्रकाश, तो ये क्या होता है Ag प्लस क्या होता है ये Cl2 में टूट जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन में वियोजन अभिक्रिया। इसका मतलब है इसको कह सकते हैं विखंडन अभिक्रिया, इसको विखंडन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। इसमें हम देख रहे हैं तीनों ये रिएक्शन में एक कॉमन बात है कि एक कंपाउंड से है ना, एक सब्सटेंस है, जब इसको प्रतिक्रिया कराते हैं चाहे वो जिस तरह से हो, वो क्या होता है एक से अधिक कंपाउंड या एलिमेंट में ये क्या होता है टूट जाता है। तो इसका मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है जस्ट अपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन, यानी यह संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत अभिक्रिया है। तो लिख सकते हैं इट इज ए जस्ट अपोजिट टू द एडिशन रिएक्शन। यानी यह एडिशन रिएक्शन की यह क्या है जस्ट अपोजिट है, यह जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम इसका डिफाइन करें, इसको अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द single substance splits into two or more simpler substance are called decomposition रिएक्शन। जैसा कि एग्जांपल है उसी आधार पर है इसकी परिभाषा लिखी गई है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से ये कोई एक सिंगल कंपाउंड जो होता है दो या उससे अधिक क्या होता है डिफरेंट या सिंगल कंपाउंड्स में टूट जाता है, उसी अनुसार हम डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। देखिए द प्रोसेस इन विच द सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात तो हो गई डीकंपोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया की, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। जबकि वाटर जो है यहाँ पर इसको हीट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। उसी तरह अगर AgCl का देखें, ना ही यहाँ हीट कर रहे हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, बशर्ते यहाँ पर हम लोग सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया कि विखंडन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन या वियोजन अभिक्रिया जो है वो कई तरह से हो सकता है, जैसे इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आइए हम लोग बात करते हैं
कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन या विखंडन अभिक्रिया जो होता है अलग अलग कंडीशन पर वो कैसे होता है। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं नंबर 1 में लिखते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एग्जाम्पल लेते हैं गिवन द कैल्शियम कार्बोनेट is heated to give calcium oxide and carbon dioxide। जैसे CaCO3 जब इसको हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इन द presence of electricity कहता है, लिख सकते हैं कि है द इलेक्ट्रिक करंट इज passed through the acidified water to give H2NO2 जैसा कि पहला एग्जाम्पल है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब है ना अम्लीकृत वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। यह भी एक प्रकार का क्या है, विखंडन अभिक्रिया है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10 के लिए। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं, एक्सपेरिमेंट अनुप्रयोग हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं इसका। जैसे एक हम लोग मग लेते हैं, एक मग है। अब इसमें हम लोग जो है एक कार्बन का रॉड लेते हैं, एक और कार्बन का रॉड लेते हैं। अब इसके ऊपर जो है टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, ये टेस्ट ट्यूब, और इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें वाटर है, इसमें एसिडिफाइड वाटर है। ये ग्रेफाइट रॉड है। अब इसको क्या करना है, इस रॉड को एक तार निकालना है, इस रॉड से एक तार निकालना है और इसको जोड़ देना है बैटरी से जोड़ दिए। ये है आपका बैटरी है। तो इसको हम लोग जोड़ रहे हैं पॉजिटिव से और इधर इसको जोड़ रहे हैं नेगेटिव से। तो जिसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जिसको जोड़ते हैं उसको हम लोग नेगेटिव से उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो देखा ये जाता है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, तो देखा जाता है कि यहाँ कुछ गैस के गुण पूरे होते हैं और यहाँ भी कुछ गैस के गुण पूरे होते हैं। तो गैस के गुण पूरे होते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है जो कैथोड है, ये जो एनोड है, एनोड पे जो होता है ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, और जो कैथोड होता है यहाँ पर जो गैस होते हैं ये हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग लिखते हैं 2H2O, OH2 प्लस क्या होता है O2, किसके पास करने से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से।
तो फिर एक बात बता दें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस का है कि जैसे कि हम आपको बताया कि विखंडन अभिक्रिया जो है इन प्रेजेंस ऑफ हीट भी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल हम आपको जैसे कि बता रहे हैं कि जब एसिडिफाइड वाटर से अगर करंट पास किया जाता है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने प्लास्टिक का मग लिया, मग में ये ग्रेफाइट रॉड है और ग्रेफाइट रॉड को कवर किए हुए हैं 2 टेस्ट ट्यूब। अब इस ग्रेफाइट रॉड को एक बैटरी से जोड़ देते हैं जिसमें एक नेगेटिव टर्मिनल से जुटा रहता है, एक नेगेटिव टर्मिनल से जुटा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुटा होता है उसे हम एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुटा रहता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो जब हम इसमें एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्विच ऑन करते हैं देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग पर क्या होता है, बुलबुला आने लगता है। तो उस गैस का अगर हम लोग देखते हैं टेस्ट करके तो पता चलता है कि एनोड पर ऑक्सीजन गैस डिपोजिट हो रहा है और कैथोड पर जो है हाइड्रोजन गैस डिपोजिट होता है ना। तो ये दूसरा एग्जांपल था। अब तीसरा देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। थर्ड देखते हैं सी में देखते हैं इन द presence of light, in the presence of light। तो कहता है कि the sun light is passed through the AgCl to give AgNCl। जब AgCl जो है इससे अगर सनलाइट पास किया जाता है, सनलाइट पास किया जाता है ये Ag प्लस इसमें टूट जाता है Cl2 में टूट जाता है, ये Cl2 में टूट जाता है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं, मतलब तीसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो कहता है कि जब हम लोग AgCl में जो है अगर हम सनलाइट पास करते हैं तो देखा ये जाता है कि AgCl जो है टूट जाता है Ag प्लस Cl2 पे। तो ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट करके इसको देखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि ये इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है, लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक मतलब सनलाइट पास किया जाता है या सनलाइट के प्रेजेंस में या सनलाइट में रख दिया जाता है तो अचानक जो इसका कलर जो होता है ग्रे हो जाता है, ग्रे हो जाता है। हम हिंदी में इसको हम लोग दूसरा कर सकते हैं, दूसरा हो जाता है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट का है। हाँ, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इससे भी जब हम लोग सनलाइट पास करते हैं, सनलाइट पास करते हैं तो ये टूट जाता है Ag प्लस Br2 में टूट जाता है, ये Ag और Br2 में टूट जाता है। ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत फोटोग्राफर भी किया जाता है, फोटोग्राफर में इसका उपयोग किया जाता है ना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफर में इसका उपयोग किया जाता है। तो AgBr में भी अगर हम लोग सनलाइट पास करते हैं या सनलाइट के प्रेजेंस में इसको अगर AgBr को रख दे तो Ag प्लस Br2 में टूट जाता है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में हम दो एग्जाम्पल दिए हैं। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो रिएक्शन है वो है तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। इसको हिंदी में कहते हैं विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन के प्रकार में वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग कह सकते हैं हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए इस रिएक्शन को जानने से पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए हम ले रहे हैं FeSO4 प्लस G,
तो इसमें देखा जाता है बनता है ZnSO4 प्लस Fe। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं CuSO4 प्लस Fe। इसमें देखते हैं ये बनता है FeSO4 प्लस Cu। यहां हम लोग देखते हैं CuSO4 प्लस Zn, तो भी देखते हैं कि बनता है ZnSO4 प्लस Cu। तो विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल से हमें लगता है कि डेफिनेशन कुछ आना चाहिए। इसमें हम देख रहे हैं कि यह एक यौगिक है और यह एक एलिमेंट है। तो कंपाउंड जब ये कंपाउंड जब फॉर्म कर रहा है तो जिंक यहाँ जा रहा है और आयरन यहाँ जा रहा है, यानी विस्थापित कर दे रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में, विस्थापन अभिक्रिया में एक एलिमेंट क्या कर रहा है, दूसरी एलिमेंट का जगह ले रहा है ना, और नए कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो लिखेंगे द प्रोसेस in which the one element takes the position of other element in a compound in an aqueous or in molten are called displacement reaction। इसको are called displacement reaction। तो अगर हम डिफाइन देखें विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है कि द प्रोसेस इन which the one element take the position of another elements in a compound in an aqueous or in molten state are called displacement reaction। सिंपल सी बात है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक एलिमेंट क्या करता है, किसी कंपाउंड के उसमें जो एलिमेंट होता है उसको हटाकर खुद का अपना पोजीशन दे देता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम लोग इसका डिटेल स्टडी करते हैं कि कैसे जान पाएंगे कहां पर विस्थापन अभिक्रिया होगा और कहां पर विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा, है ना। हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल। इसका एग्जांपल जैसे कि हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसे हम जान पाएंगे। तो एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। अगर बच्चे ये अगर जान जाए तो क्लास 10 तक हमें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पोटासियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, Ag है और Au। तो इधर से जाने पर रिएक्टिविटी जो होता है वो डिक्रीज करता है, यानी घटता है, डिक्रीज करता है। कहने का ये मतलब हो गया कि ये कुछ एलिमेंट्स का हमने जो है रिएक्टिविटी सीरीज लिख दिया है, जिसमें सबसे अधिक रिएक्टिव मेटल कौन होगा, सोडियम होगा, उसके बाद पोटासियम होगा, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे एग्जाम्पल को रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आधार पर कैसे हम लोग जान पाते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम लिखते हैं, है ना, FeSO4 प्लस Zn। यहाँ पे जैसे हम लोग लिख देते हैं ZnSO4 प्लस क्या है Fe।
दूसरा अगर हम लिखते हैं यही FeSO4 लिखते हैं प्लस Cu लिखते हैं, है ना। फिर यही लिखते हैं ZnSO4 प्लस Cu लिखते हैं, या फिर लिखते हैं CuSO4 प्लस Zn लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे 3-4 रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल को इधर करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि FeSO4 जो है वो जिंक से प्रतिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और आयरन बनाता है। अब हम रिएक्टिव सीरीज में आते हैं। तो रिएक्टिव सीरीज में देखते हैं कि जिंक यहाँ पर है और आयरन उसके नीचे है। करने का ये मतलब कि जिंक मोर रिएक्टिव है और आयरन उससे लेस रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, वो कैन डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम द FeSO4 सॉल्यूशन। लेकिन अगर एग्जांपल नंबर 1 है, एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 4 है, तो एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल हो जाता है। नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, ये रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो देखा ये क्या कि क्यों नहीं हो पाता है, तो देखा ये जा रहा है कि कॉपर जो है, अगर ये एक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं तो कॉपर का पोजीशन जो है वो नीचे है और आयरन का पोजीशन ऊपर है। करने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो है Fe इज क्या है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। और यहाँ पर जो है जिंक इज क्या है, मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो एक ये है ना, तो इसका मतलब वो क्या कि हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया तभी पॉसिबल होगा जो तब एलिमेंट यूज किया जा रहा है वो मोर रिएक्टिव हो, जो कंपाउंड मोर लेने से प्रेजेंट एलिमेंट हो। तो हम लोग अगर अदर डिफिनेशन अगर हम लोग देख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम बोलना चाहेंगे इसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, इसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच द मोर रिएक्टिव एलिमेंट takes the position of less reactive element in a compound, इसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आपको ये रिएक्टिविटी का एक्टिविटी सीरीज मस्ट भी आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से भी इस रिएक्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में देखते हैं क्या रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जिंक और कॉपर के बारे में कंपेयर करेंगे कि दोनों में वो रिएक्टिव कौन है। तो आइए देखते हैं। तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो अगर हमने बताया कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस या रिमूव करेगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है। यानी इस कॉपर के पास ये एबिलिटी नहीं है कि जिंक को वो रिप्लेस कर पाए, इसलिए यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो रीजन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि Cu इज लेस रिएक्टिव देन द जिंक, इसलिए यह पॉसिबल नहीं है। फिर अगला रिएक्शन अगर हम लोग देखते हैं, है ना, क्या यह पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि जिंक जो है और कॉपर के बारे में कंपेयर करना है, फिर हम लोग एक्टिविटी से आते हैं। तो जिंक है मोर रिएक्टिव और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव। तो जिंक जो है
कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे होगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu होगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको थोड़ा सा है ना, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यह रिएक्शन क्यों पॉसिबल है, तो लिखेंगे कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको जो मेन चीज में फोकस करना है वो ये देखना है कि एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड में जो है सो और जो फ्री स्टेट में एलिमेंट है वो दोनों में वो रिएक्टिव कौन है। अगर फ्री स्टेट वाला एलिमेंट अगर वो रिएक्टिव होगा और जो कंपाउंड में एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव होगा तो मस्ट उसको रिप्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि फ्री स्टेट में जो एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव हो और जो कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव हो तो वो कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और यह रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एक और रिएक्शन पढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 4 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हिंदी में कह सकते इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अभी इससे जस्ट पहले हम लोग पढ़े स्थापन अभिक्रिया और अब जो सेकंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग पहले इसका एग्जांपल हम कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि लेते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि BaSO4 प्लस NaCl। तो इस अभिक्रिया में हम लोग देख रहे हैं कि BaCl2 प्लस Na2SO4 में BaSO4 प्लस NaCl बन रहा है। तो इसमें अगर हम लोग देखें दो है ना, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि BA के साथ जो है वो SO4 आ जाता है और Na के साथ जो है वो Cl आ जाता है, यानी दो बार विस्थापन हुआ, इसीलिए इसका नाम द्विविस्थापन अभिक्रिया पड़ा। तो चलिए इसको और हम कुछ आपको डिटेल बताना चाहेंगे ताकि इस विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप बेहतर समझ सकें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हट के एक टॉपिक हम बताना चाहेंगे ताकि बच्चे इसको फॉलो करें और आसानी से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को है ना सॉल्व कर सके इसी में। तो इसका कुछ रूल होता है, जैसे मान लिया जाए x और y कोई दो एलिमेंट है, x और y दोनों एक एलिमेंट है जो कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्म किया सपोज है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग A और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग B। तो इसका रूल होता है जब इसको हम लोग लेफ्ट साइड वाला हमेशा जो होता है मोस्टली लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव होता है और राइट साइड वाला हमेशा नेगेटिव होता है। ये बच्चे ध्यान दें, ज्यादातर कंपाउंड में, सभी कंपाउंड्स में नहीं लेकिन ज्यादातर कंपाउंड में जो होता है वो लेफ्ट साइड पॉजिटिव होता है और राइट साइड नेगेटिव होता है। तो इसको कैसे हम ब्रेक करें? तो ब्रेक करने का तरीका है कि जो इस यहाँ पर जो है ये पहले जो होता है ये जो इसके नीचे है वो आप पहले ही है और x लिखें और इसके जो नीचे है ये इस पर पावर होगा यानी B प्लस।
उसी तरह दूसरा जो है, ये जो है b यहां लिखेंगे और y यहां लिखेंगे और इसके ऊपर जो है ये क्या होगा, इस तरह से ब्रेकअप होता है। अगर ये आप जान जाएं तो हमें लगता है कि बड़ा ही आसान तरीके से आपकी विस्थापन अभिक्रिया को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा कंसेप्ट है। अब चलिए हम लोग इसी पर कुछ बात कर लें कि कैसे इसको फॉलो करेंगे। तो कुछ ऐसे रेडिकल्स होते हैं जो आपको ऑलरेडी आना चाहिए, जैसे SO4 हमेशा एक साथ होता है, जिस पर 2 माइनस होता है, OH पर हमेशा -1 होता है, और जो है CO3 पर हमेशा -2 होता है, और SO4 OH माइनस CO3 माइनस NH4 जो होता है प्लस पर हमेशा +1 चार्ज होता है। बस यही 3-4 ज्यादा है, ज्यादा नहीं है। क्लास 10 में लगभग इतनी ज्यादा दिया हुआ है और इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पर, अगर हम लोग इस पर बात करें BaCl2 के बारे में बात करते हैं। तो BaCl2 तो यहाँ अगर गैलियम है और दूसरा Cl2 है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। तो चलिए अगर हम इस तरह से अगर बात करें, ये तो पहले आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये B होगा और इस पर जो है वो क्या होगा 2+। दूसरा जो होगा वो क्या होगा 2 होगा और Cl होगा और यहाँ पर 1 है, तो ये क्या करोगे माइनस। आप इस तरह से इसको। दूसरा जो है ना, वो क्या है Na2SO4 है, Na2SO4 है। तो आपको ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं कि SO4 हमेशा साथ में होता है, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया। SO4 हमेशा कितना होता है -2 चार्ज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो पहले आ जाएगा 2 होगा और Na होगा, है ना, और इस पर कितना होगा 2+ चार्ज होगा। सॉरी, यहाँ में कुछ तो 1 तो है, यहाँ क्या होगा +1 होगा और यहाँ क्या होगा 1 होगा, SO4 होगा और 2 होगा। तो फिर से एक बार बता दें कि अगर कोई कंपाउंड XY है, जिसके नीचे A है और B है, इसे रेस्टिट्यूशन ऑफ कोएफिशिएंट भी बोला जाता है। तो हमेशा जो कंपाउंड होता है उसमें ज्यादातर मोस्टली कंपाउंड में जो लेफ्ट साइड में होता है वो प्लस चार्ज होता है और राइट साइड में जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है ना। तो अब इसको जैसे हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, तो ब्रेक करने का तरीका आपको बता रहे हैं कि ये जो होता है वो पहले आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और X जो है वो एलिमेंट है, जो भी है रेडिकल्स है, और इसका जो नीचे होता है वो पावर चला जाता है। फिर उसी तरह अगर Y को कंपाउंड्स को यहाँ तोड़ने की कोशिश की है BaCl, तो यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1 है, तो ये 1 पहले आ गया और इसके नीचे वाला पावर चला गया। फिर ये जो है पहले आ गया और इसके ऊपर क्या हो गया पावर आ गया। उसी तरह Na2SO4 है, Na2SO4 में जो होता है Na2SO4 जो है वो Na2 और SO4 हमेशा एक साथ लिखा जाता है। तो SO4 में हम लोग देख रहे हैं कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये पहले आ गया और इसका जो नीचे है वो पावर चला गया। फिर ये जो है ये पहले आ गया और इसके जो नीचे है वो पावर चला गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और हम इसमें डिटेल जाना चाहेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया में अगर हम एक्सप्लेन करें और तो जैसे मान लिया एक कंपाउंड है AB प्लस मान लिया जाए CD। अगर डिस्प्लेसमेंट करेंगे आयंस का तो आपको पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर नेगेटिव होगा, फिर इस पर पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा नेगेटिव होगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, अपने आयंस का आदान प्रदान करते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अपने आयंस का आदान प्रदान करते हैं। तो और लिखने का क्या तरीका है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसका मतलब तो अब हम लोग यहाँ बात करते हैं जैसा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम A लिखते हैं तो हमें D लिखना पड़ेगा, और अगर हम C लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा B। और इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिससे मान लिया जाए A OH प्लस
प्लस HCl लेते हैं तो Na पर क्या होगा, प्लस होगा, OH पर क्या होगा, माइनस होगा, प्लस होगा और क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ Na लेके इसका प्लस लेना, Na क्या होगा, Cl होगा और इसका H और इसका OH क्या होगा, H2। तो इस तरह से हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, अब हम लोग अगर इसको डिफाइन, अब अगर हम डिफाइन करते हैं, अब अगर हम इसका डिफाइन करते हैं तो लिखेंगे कि द प्रोसेस in which the two compounds exchange their ions and to form the two new compound are called double displacement reaction. Double displacement reaction. लिखे हैं डेफिनेशन में, जैसा कि प्रोसेस बताया उसी अनुसार हमने डेफिनेशन लिखने की कोशिश किया है कि द प्रोसेस इन which the two compounds exchange their ions and to form the two new compounds are called double displacement reaction. हिंदी में इसको कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। हिंदी में बार बार हम रिपीट कर देते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया, हिंदी में इसे कहते हैं अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया, इसे हिंदी में कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4, तो इसको हम लोग लिखेंगे BaSO4 प्लस 2NaCl। ये क्या होता है, ये कंपाउंड नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, PPT कर जाता है, यानी ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। तो कहने का ये मतलब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, जब दो यौगिक के बीच में या दो पदार्थ के बीच में जब आपस में प्रतिक्रिया होती है और एक वैसे पदार्थ का निर्माण होता है जो इनसॉल्युबल होता है और वो ग्लास या कंटेनर के जब तल पर बैठ जाता है तो उस बैठे हुए सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट करते हैं और उस रिएक्शन को क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। तो लिख सकते हैं इन एनी रिएक्शन द इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड, है ना। इनसॉल्युबल सॉलिड इज that separate from the solution
द प्रोसेस इज कॉल्ड precipitation reaction, and the insoluble solid is called प्रेसिपिटेट करते हैं। तो हमने क्या देखा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो कंपाउंड आपस में अगर प्रतिक्रिया करते हैं तो कुछ ऐसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है जो सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं और बर्तन के तल पर बैठ जाता है, तो उस सब्सटेंस को प्रेसिपिटेट करते हैं और ऐसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, है ना। तो ये क्या था आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि क्या क्या आपको आज पढ़ाया गया है। तो सबसे पहला एडिशन रिएक्शन था, इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा जो है हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ प्रश्न उत्तर की बात करते हैं, यानी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो हम लोग लिखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द following reaction यानी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देते हैं 1 FeSO4 प्लस Cu, दूसरा लिखते हैं ZnSO4 प्लस Fe, तीसरा का हम लोग लिखते हैं FeSO4 प्लस C, FeSO4 प्लस Zn, चौथा लिखते हैं CuSO4 प्लस Fe। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं लिखते हैं सेलेक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन, सेलेक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। नंबर 1 लिखते हैं A प्लस B C, दूसरा लिखते हैं A B प्लस C D, A B प्लस C D, तीसरा लिखते हैं लोग A B प्लस C, C D प्लस A, और लास्ट लिखते हैं लोग A B A और B। तो इस तरह से हमने आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा रिएक्शन होगा, और होगा तो क्या बनेगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं बनेगा। एकदम हर तरह से बात की गई है, इसलिए हम आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें जो दिया गया है कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मे भी हो सकता है पॉसिबल ना हो, लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको बताना है, और अगर वो है तो वो क्यों है। दूसरा जो है सेलेक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब आपको सेलेक्ट करना है इसमें क्वेश्चन में कि कौन सा जो है एडिशन रिएक्शन है, कौन डिस्प्लेसमेंट है, कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन क्या है, इस टाइप का आपका रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है ना। और थैंक यू, आज का क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।